सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को आएंगे जोधपुर। शेरगढ़ के सोईतरा में जन कल्याणकारी शिविर का करेंगे निरीक्षण। बर्जी माफिया को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश की जनता चिंतित, सरकार करे कार्रवाई। हनुमान बेनीवाल के निवास पर बिजली कनेक्शन काटने का मामला, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। मुफ्त जांच के नाम पर मरीजों के परिजनों से वसूले जा रहे पैसे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। नगर निगम उत्तर के पार्षदों ने किया आयुक्त का घेराव, विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया करवाने की मांग। और नाच 17 ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन, फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस के साथ होगा फैशन का जलवा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार 5 जुलाई को जोधपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 1:05 पर शेरगढ़ के सोईतरा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत सोईतरा में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर का निरीक्षण करेंगे तथा शिविर में लाभान्वितों से संवाद करेंगे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2:20 पर सोईतरा से प्रस्थान कर 2:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:50 पर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से करौली जाते समय कुछ देर के लिए दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया पर रुके। इस दौरान विधायक दीनदयाल बेरवा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने राजस्थान की सरकार को बर्जी माफिया के मामले में आड़े हाथों लिया और कहा कि धौलपुर हो या करौली, पूरे राजस्थान में बर्जी माफिया ने आतंक मचा रखा है। ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग चिंतित हैं कि बर्जी माफिया सरकार पर हावी क्यों हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर से नीचे तक बंदी पहुंचती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें बर्जी महंगी मिलने लग गई है और बर्जी माफिया सरकार पर पूरी तरह हावी हो गया है। ये बहुत खतरनाक है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बर्जी माफिया ने आतंक मचा रखा है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है कि बर्जी माफिया सरकार पे हावी क्यों हो गए हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। बर्जी माफिया हावी क्यों हो गया है राजस्थान के अंदर, लोग सब बहुत गुस्से के अंदर है। बर्जी बहुत महंगी मिलने लगी उनको, ऊपर से नीचे तक बंदी बंदी लगती है। बर्जी माफिया इस सरकार के ऊपर हावी हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निवास का बिजली का कनेक्शन काटने और विधायक आवास खाली करने के नोटिस पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारा डिस्कॉम नहीं चलेगा। अगर हम विधायक नहीं हैं और आवास को दबा कर बैठेंगे तो कानून के विपरीत है। कानून के विपरीत राजस्थान में कोई काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करता रहेगा। वर्तमान में राजस्थान में कानून का राज है और कानून के अनुसार जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि वो कानून को माने। सबसे पहले ये साबित करें कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहला दायित्व है कि मैं जितने भी हमारे प्रचलित कानून है उसकी पालना करें। अगर हम बिजली का बिल जमा नहीं कराएंगे तो हमारा डिस्कॉम नहीं चलेगा। अगर हम विधायक नहीं हैं, विधायक आता है उसको दबाव के बैठेंगे तो कानून के विपरीत है और कानून के विपरीत कोई कार्य राजस्थान में नहीं चलेगा। जोधपुर में मीडिया से बात में पटेल ने कहा कि कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करता रहेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ही मानना है कि राजस्थान का विकास तब होगा जब हमारे आम आवाम का विकास हो। जो समाज में सामान्य परिवार है, शोषित परिवार है, पीड़ित परिवार है, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, तभी सबका विकास होगा। तब हम कहेंगे कि समाज का विकास हो गया। राजस्थान में जितने भी हमारे BPL परिवार है, धीरे धीरे कर हम उनको सक्षम बनाएंगे, उनका आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे
और ताकि वो APL में आ जाए, और APL में आने के बाद हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अब कोई BPL नहीं है। और इस श्रेणी में जो भी BPL से APL में आएंगे उनको प्रोत्साहित भी करेंगे, ताकि सब लोग प्रोत्साहन होकर के अपनी आमदनी बढ़ावे, अपने पैरों पर खड़ा हुए। उसके लिए 21,000 रुपये नकद की राशि भी धीरे धीरे किस्तों में हम देंगे। ऐसी स्थिति में ये जो कैंप है, धरातल पर जाकर के आम आदमी के जो छोटे छोटे कार्य, जिसके लिए वो तहसील कार्यालय में, जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में बार बार जावे आवे, वो नहीं पड़े, उसका काम अपने ग्राम स्तर पर ही हो जावे। हमारे झगड़े कम से कम हो, आपस में समझाइश हो, रास्ते खोलना हो, म्यूटेशन करवाना हो, बंटवारे करवाना हो, PWD की सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, स्कूल का मामला हो, ये सभी धरातल पर काम जनता के उनकी आवश्यकता के अनुसार हो गए। क्योंकि हर ग्राम पंचायत का भौगोलिक परिस्थिति, काम की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसलिए इन कैंपों में 16 विभाग है और 16 विभागों को भी कार्य का बंटवारा दिया हुआ है। वो निरंतर करते हैं और शाम को उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं। राजस्थान में सफलतम पहला अभियान है और जिसमें अंत्योदय योजना को कंसर्न करते हुए माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंप चल रहा है। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, जनता और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राजकाज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभाग स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो सके और इसके लिए उन्हें आवश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। जन सुनवाई में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, पंचायती राज, राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण और जन स्वास्थ्य एवं आभ्यंतरिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर गुलाब सिंह चौहान, प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर रामनिवास शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर विकास प्राधिकरण की जना विहार योजना, बड़ली आनंद विहार योजना, मोकलावास, विनोबा भावे नगर आवासीय योजना चौका और लोक कला नगर आवासीय योजना चौका के भूखंडों का लॉटरी कार्यक्रम संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। पटेल ने जना विहार योजना के भूखंडों के लिए रिमोट का बटन दबाकर ई-लॉटरी प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष के बजट में नगरीय विकास के लिए 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। पटेल ने कहा, बजट में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा, बजट घोषणा के अनुरूप महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, जेडी के सचिव भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त श्री जयपाल सिंह, उपायुक्त आदित्य पुरोहित और समाजसेवी नरेंद्र सिंह कछवा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। मारवाड़ की धरा पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन उपयोगी सीवर नगर सबल योजना है, उसके तहत वो स्वयं व्यक्ति को जाकर देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं। हमारी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको हम समाज में थोड़ा सामान्य परिवार, शोषित पीड़ित परिवार कहते हैं, उसको सबल मिले, वो सभी के बराबर आवे, उसको भी वो सब सुविधाएं मिले, उसका आर्थिक स्तर सुधरे, रहवास को मकान हो, बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था हो, परिवार में संपन्नता हो, तो वो भी बीपीएल से निकल एपीएल बने। और धीरे धीरे हमारा राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस वर्ष हम राजस्थान में 5,000 गाँवों को बेरोजगारी से मुक्त कर, गरीबी से मुक्त कर, संपन्न परिवारों की श्रेणी में, संपन्न गाँवों की श्रेणी में लाएंगे और बीपीएल से मुक्त करेंगे। उस लक्ष्य में आप भी सहयोग करेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 11 जुलाई को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नीतियों और सिद्धांतों को केंद्र में रखकर आयोजित किया जा रहा है। आज की राजनीति में चौधरी साहब के विचार किसान प्राथमिकता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण और जनहित आधारित नीतियां अत्यंत प्रासंगिक है। पार्टी इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर जनता के बीच एक भरोसेमंद विकल्प बन रही है। अवाना ने कहा कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक हैं और राष्ट्रीय लोकदल इन चुनावों में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। जयपुर के अंदर जो बिरला सभागार है उसमें पूरे प्रदेश भर का राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। उनके साथ श्री त्रिलोक त्यागी जी जो पूरे देश का हमारा संगठन देखते हैं, महासचिव हैं, वो आ रहे हैं और उनके साथ साथ पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी मलूक नागर जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी रहेंगे। और हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सांसद हैं, बिजनौर से चंदन चौहान जी और बागपत से राजकुमार सांगवान जी, दोनों सांसद भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में क्योंकि हमारा गठबंधन है तो वहाँ हमारे एक कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जाटव जी, वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। काफ़ी जिले, लगभग 25-26 जिले हम कवर कर चुके हैं अभी पिछले 1 महीने के अंदर। सभी जगह से कार्यकर्ताओं की फीडबैक हम ले रहे हैं। पूरा प्रदेश स्तरीय वो कार्यकर्ता सम्मेलन है और एक मोटे तौर पे जो चीज़ निकल के आई है वो ये आई है कि पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको कार्यकर्ताओं ने हमें ये अपना सुझाव दिया है कि हम अपने आरएलडी जो हमारी पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, हम अपनी पार्टी के सिंबल पे उस चुनाव को लड़ें। तो ये सुझाव कार्यकर्ता साथियों ने लगभग 20 से लेकर 26-27 जिलों के साथियों ने हमें दिया है। और उस दिन हम, जिस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, ये प्रस्ताव पास करवाने वाले हैं कि हम खुद आगामी चुनाव जो हमारा निकाय का और पंचायत का होगा, हम खुद अपने दम पे, अपने सिंबल पे उस चुनाव को लड़ें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे हाईकोर्ट में पेश हुए पुलिस महानिदेशक। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan, 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल।
साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊरी ढाणी प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. डेस्टिनेशन मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस, तो आ जाइए फनवर्ल्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस चौपासी रोड। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को कहा है कि राजस्थान पुलिस की जांच का धर्रा अभी भी पुरानी तरह से चल रहा है। आज AI सहित मॉडर्न तकनीक आ गई है, लेकिन पुलिस उसका उपयोग नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि लापताओं की तलाश के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाए। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने आदेश नरेंद्र सिंह रावत अन्य की ओर से दायरबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि पुलिस लापता की तलाश की जांच मोबाइल तक ही सीमित रखती है। आजकल का युवा मोबाइल की तकनीक को भली भांति समझता है। वहीं यदि पुलिस को जानकारी मिलती है कि आरोपी सुदूर इलाके में है, तो पुलिस यहां से टीम बनाकर भेजती है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, आरोपी वहां से निकल जाता है। यदि पुलिस उचित तकनीक काम में ले, तो स्थानीय पुलिस की मदद से कुछ मिनट में ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है। अदालत ने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि 2 साल के बच्चे की तलाश 6 साल बाद भी जारी है, लेकिन पुलिस के पास उसका स्केच तक नहीं है। ऐसे में पुलिस किस आधार पर जांच कर रही है, ये समझ के परे है। अदालत ने यह भी कहा कि मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जांच अधिकारी अदालत का निर्देश समझ लेते हैं, जो भी उचित नहीं है। अदालत ने डीजीपी का कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ अच्छा हो जाए। डीजीपी ने अदालत को कहा कि लापताओं की तलाश नई तकनीक से की जाती है। वहीं अब अदालत की मंशा को देखते हुए मॉडल तकनीक काम में लाई जाएगी। अदालत ने खाटू श्याम जी इलाके से लापता हुए 40 वर्षीय व्यक्ति के मामले में नामजद व्यक्ति की सहमति से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स चुनाव व्यवस्था की फील्ड पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, जो मतदाता सूची की शुद्धता और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। अतः उनकी नियुक्ति में कार्यकुशलता, प्रतिबद्धता और स्थानीय मतदाताओं से संपर्क जैसे गुणों को प्राथमिकता दी जाए। महाजन शुक्रवार को शासन सचिवालय में मतदान केंद्र रैशनलाइजेशन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, BLO नियुक्ति आदि विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन का कार्य पूर्णतः मतदाता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाए। रैशनलाइजेशन इस प्रकार हो कि हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आसान पहुंच, मूलभूत सुविधाएं, दूरी आदि का संतुलन बना रहे। उन्होंने प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के लिए निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिक्त पदों पर BLO की जल्द नियुक्ति की जाए और संभावित नए मतदान केंद्रों के लिए BLO नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नए जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया को सुगमता से संपादित करने के लिए कुशल तंत्र विकसित किया जाए। बैठक में निर्वाचन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। एक तरफ तो राज्य सरकार अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर तरह की सुविधा और विभिन्न योजनाओं में मुफ्त इलाज के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल स्थित पीडियाट्रिक वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोग जांच के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चैनल 24+ न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो काफी चिंताजनक है।
इस वीडियो में कहा जा रहा है कि अस्पताल में लगे हुए कार्मिक मरीज के परिजनों से जांच के नाम पर पैसा ऐंठने से नहीं चूकते। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपूत का कहना है कि उनके संज्ञान में ये भी वीडियो आया कि उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। जो भी दोषी कार्मिक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। ऐसा एक वीडियो पीडियाट्रिक विभाग का है और जिसमें किसी लैब टेस्ट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और हम अस्पताल प्रशासन इसकी अनुमति कतई नहीं देता। जैसे कि आपको विदित होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा सैकड़ों की संख्या में टेस्ट निःशुल्क जांच योजना के तहत कराए जाते हैं, जिसमें प्रतिदिन हमारे यहाँ लगभग करीब 20-30 हजार से ज्यादा टेस्ट होते हैं, जिनकी रिपोर्टें मरीज के अटेंडेंस को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह की आवश्यकता ही नहीं है किसी को बाहर से टेस्ट करवाने की। और ये जो किया जा रहा है इसके लिए अस्पताल प्रशासन अनुमति नहीं देता। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे चिकित्सक हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। इवन कोई भारी व्यक्ति भी यदि अपनी व्यापारिक लाभ के लिए, अपने अकेले खुद के लाभ के लिए यदि अस्पताल में आता है और आम आदमी को, जो सीधे साधे मरीज हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको इस प्रकार का प्रलोभन देता है बाहर से जांच कराने का, तो वो भी उसके खिलाफ भी पुलिस को सूचना दी जाएगी, जिससे उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही संभव है वो की जाए। प्रिंसिपल साहब को भी अवगत करा दिया गया है और सर ने भी ये कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच कमेटी बिठाई जाए। तो इस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति है अस्पताल प्रशासन की और इस पर पूरी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7 माह से पेंशन नहीं मिल रही। इसे लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 51वें दिन भी पहुंच गया। पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर में कुलपति आवास तक कुलपति की पुतली की शव यात्रा निकाली। कुछ देर के लिए रेजिडेंसी रोड भी बंद कर दी। पूर्व कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान कुलपति हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, अधिकारी गायब हैं, सरकार भी पुख्ता इंतजाम नहीं कर रही। वह लोग पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिले, इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। आंदोलन तो 51 दिन हो गए। आज 51वें दिन हमने कुलपति की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा निकालकर उसके शव का दाह संस्कार किया है। आज कल हम उसका कंडोलेंस करेंगे विश्वविद्यालय में। पुतला जला करके ये संबोल दिया, ये संकेत दिया है कि कुलपति विश्वविद्यालय से जा चुके हैं और कल उनके मरणोपरांत जो कंडोलेंस का कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर के पार्षदों ने रुके हुए विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आयुक्त का शुक्रवार को घेराव किया। पार्षदों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे। कई बार कहने के बावजूद निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव कर अपनी मांगों से अवगत करवाते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की। जोधपुर उत्तर नगर निगम में काफ़ी वर्षों से लंबित पड़े पार्षद मत के कार्य को लेकर हमने आज सभी पार्षद दल ने सीओ से मुलाकात की और सीओ से हमारी जो वाजिब मांगे थी पार्षद कोटे की, जो बकाया जो भी टेंडर है उनको टेंडर को पुनः बहाल करने और वर्क ऑर्डर देने की बात थी। लेकिन काफ़ी समय से देखा जा रहा है पार्षद दर बदर भटक रहा है या निगम का चक्कर काट एक पार्षद चक्कर काट रहा था। लेकिन आज हमने सभी पार्षद ने एक साथ बात रखी अपनी और हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो भी हमारे कार्यदेश बाकी है उन कार्यदेश को दिया जाए। और ऐसे भी कई AA क्लास के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो छोटे यहाँ पे नगर निगम में टेंडर ले 15-20 वार्डों के टेंडर ले लिए, उन्होंने वो कार्य करने में अक्षम है। तो इस वजह से कई वार्डों के भी टेंडर वापस री टेंडर की प्रक्रिया में आगे ऐसे भी वार्डों के कार्य रुके हुए हैं। और इस बरसात के हालत में भी आप देखें कितनी गंभीर स्थितियाँ जोधपुर की। हमारे जो भी बकाया वर्क ऑर्डर है अगर वो नहीं दिए जाते हैं तो पूरे पार्षद दल के साथ हम सोमवार को यहाँ पे ये सीओ कार्यालय घेरने का कार्य करेंगे। इस बोर्ड में अधिकारी सरकार के इशारे पर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और जो टेंडर हो चुके हैं उनके वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। इस बारिश के समय में ना नाले साफ हो रहे हैं, ना सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं, गटर फ्रेम तक चैन नहीं हो पा रही है। इन्होंने हमारे टेंडर जो वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए गए तो सोमवार को हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड होने के बावजूद हम इस जोधपुर नगर उत्तर के सीओ को जो है बिल्कुल ऑफिस से बाहर नहीं निकल देंगे और धरना लेके यहाँ बैठ जाएंगे। फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर लोगों को धमकाने और राजस्थान पुलिस अकादमी में फर्जी तरीके से ट्रेनिंग लेने वाली मोना बुगालिया उर्फ मूली देवी उर्फ मोनिका को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो डीडवाना के निमिका बास की रहने वाली और पुलिस से बचने के लिए सीकर में कमरा किराए पर लेकर फरारी काट रही थी। उसे सीकर में दबिश देकर शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी के RI की ओर से 23 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उन्होंने शिकायत में बताया कि मूली देवी उर्फ मोना फर्जी तरीके से RPA में रहकर SI बैच संख्या 48 के साथ ट्रेनिंग ले रही है। इसकी भनक लगने पर वो फरार हो गई।
पुलिस अकादमी आरपी में एसआई बनकर रहने वाली मोना ने करीब 2 साल तक रौब जमाया था। पड़ताल में सामने आया कि वो व्हाट्सएप कॉल कर लोगों को धमकाती थी। थानाधिकारी यादव का कहना था कि मोना ने एसआई भर्ती के लिए परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हुई। फिर भी उसने सोशल मीडिया के जरिए अपने चयन की अफवाह फैलाई। इसके बाद मोना ने आरपीएम में फर्जी तरीके से एसआई की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। वो लोगों पर रौब जमाने के लिए खुद की वर्दी में फोटो खिंचवाती। इसके साथ ही आरपीएम में आईपीएस, आरपीएस और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ फोटो खिंचवाती थी ताकि लोगों को लगे कि वो सच में एसआई है। वो सीकर के लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाती। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने उसके मकान पर दबिश दी। पुलिस की वर्दी, बैट, परिचय पत्र और बेल्ट मिला था। दरअसल उस समय ट्रेनिंग ले रहे एसआई का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें मोना भी जुड़ गई थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मोना ने एक सहकर्मी को धमकी दी थी। उसने सहकर्मी ने पुलिस ने अकादमी के अधिकारियों को शिकायत की तो पता चला कि उस बैच में मोना नाम की कोई एसआई है ही नहीं। मामले का खुलासा होने पर आरपी प्रशासन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस मोना की तलाश कर रही थी। प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने भाजपा नेता और अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 3 नाबालिगों को भी संरक्षण में लिया है। थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि प्रकरण में चौपासनी रोड पर सरगरा कॉलोनी निवासी अविनाश उर्फ अजय सरगरा, एयरपोर्ट थाना अंतर्गत जवाहर कॉलोनी निवासी अमन सरगरा और लाला लाजपत राय कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ सुनिया भाट को गिरफ्तार किया गया है। हमले में शामिल 3 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद आरोपी पाली भाग गए थे। रोहड़ थानाधिकारी पाना चौधरी व अन्य स्टाफ की मदद लेकर आरोपियों को पकड़ा जा सका। गौरतलब है कि पारिवारिक विवाद के चलते गत 1 जून को लाला लाजपत राय कॉलोनी निवासी भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और अधिवक्ता मधुसूदन मेघवाल पर लाठी, सरियों व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। उनका एक पांव फ्रैक्चर हो गया था। वहीं सिर व हाथ में भी गंभीर चोट आई थी। घायल के पुत्र आर्यन ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। शहर के सूरसागर स्थित पत्थरखान कारोबारी और महामंदिर के कपड़ा व्यापारी से लाखों का माल मंगवाने के बाद उनको रकम नहीं दी गई। कारोबारियों ने बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। काफी समय पहले पत्थर और कपड़ा मंगाया गया था। फिलहाल पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। सूरसागर पुलिस ने बताया कि राम सैंडस्टोन सूरसागर के मालिक और भाद्रवा बेरा चौखा निवासी जेठाराम पुत्र बाबूलाल मालिनी की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि 15 अप्रैल को गुजरात के एम ज्वेल्स काउंडी धबोई रोड पालनपुर गुजरात के कारोबारी करण कुमार के कहने पर लाखों का पत्थर भेजा गया था, लेकिन अब तक उसके भुगतान पर भेजे गए माल का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जालम विलास लक्ष्मीनगर सरकारी डिस्पेंसरी के सामने रहने वाले आनंद कॉटन मिल्स के प्रोपराइटर देवेंद्र जैन पुत्र आनंद प्रकाश जैन ने महामंदिर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। इसमें बताया कि उनकी फर्म के मार्फत लुधियाना पंजाब में एक कपड़ा फर्म के मालिक नहीना गोयल को माल भेजा था, लेकिन उसने माल को हड़पने के साथ उसके पैसे भी नहीं दिए। दोनों मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार की एक राज्य एक ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है और इसका कार्य क्षेत्र पूरे राजस्थान राज्य में है। राजस्थान ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकेश भारती ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या के आधार पर राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी बैंक है। इसकी राज्य में कुल 1593 शाखाएं हैं जो पूरे राजस्थान में सेवाएं दे रही हैं। बैंक का कुल व्यवसाय मार्च 2025 को 96,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है। कुल डिपॉजिट लगभग 53,500 करोड़ और कुल लोन करीब 42,700 करोड़ रुपए का है। बैंक के कुल ग्राहकों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। दोनों बैंकों का समग्र कुल प्रॉफिट 704 करोड़ रहा है। इन दोनों बैंकों के सॉफ्टवेयर का समावेशन अभी चल रहा है। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी जारी की है। ग्राहक किसी भी असुविधा के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनको त्वरित समाधान दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट्स में केवल एक आरआरबी रहेगी। तो राजस्थान के अंदर 2 आरआरबी थी और जिन जिन स्टेटों में 1 से अधिक आरआरबी थी उनका समामेलन करके हर राज्य में वन स्टेट 1 आरआरबी के कॉन्सेप्ट करते हुए राजस्थान में भी अब सिंगल आरआरबी है जिसका नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक है। और समामेलन के पश्चात ये राजस्थान ग्रामीण बैंक की शाखाएं 1593 हो गई हैं, जो राजस्थान राज्य के अंदर सबसे अधिक बैंक वाली शाखाएं हैं। अब 1593 से ज्यादा किसी अन्य बैंक की शाखाएं नहीं है, ये अधिकतम शाखाएं हैं जो किसी एक बैंक की है। समामेलन के पश्चात जो एक एंटिटी बनी है उसका राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो बिजनेस है वो करीब 96,000 करोड़ है, जिसमें 53,000 करोड़ के आसपास तो हमारा डिपॉजिट और 43,000 करोड़ के आसपास एडवांसेस है। ऐसा समामेलन करने के पश्चात कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग और जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक पूरे क्षेत्र के अंदर ऑपरेशनल काम करने का मौका मिलेगा। साथ साथ बैलेंस शीट भी इससे
सुदृढ़ हुई है। तो बैंक की भी इसके आगे जो आगे कैपेसिटी बढ़ेगी लोन करने की, साथ साथ जो ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य था कि हम लास्ट माइल तक, पुअरेस्ट टू द पुअर तक बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग सेवाएं और सरकार की जो योजनाएं उनको क्रियान्वयन करें, तो इस मर्जर के बाद, इस एमलगमेशन के बाद उसमें भी सुदृढ़ता मिलेगी। हम ये भी बताना चाहते हैं कि राजस्थान ग्रामीण बैंक की 93% शाखाएं हैं वो रूरल और सेमी अर्बन में है। जो अनुपात अगर पीएसबी से देखें तो बहुत हमारा रूरल और सेमी अर्बन के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग, जो ग्रामीण लोग जो बैंकिंग क्षेत्र की सेवाओं से वंचित है, तो हमारा परम उद्देश्य ये है हम उनको बैंक से जोड़ें, सरकार की योजनाओं के जितने भी लाभ हैं उनसे उनको अवगत कराएं और उन्हें ऑनबोर्ड करें, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि, इस तरह की जो सरकार की योजनाएं। और हम चाहते हैं कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े, लोगों की जो आजीविका बढ़े, उसके लिए हमारा बैंक किसानों को भी जो सुविधाएं हैं, किसानों को क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, फसल का क्रेडिट है, वो सही समय पर और सही राशि मिल पाए। इस सब को देखते हुए जो ये बैंक वन स्टेट वन आरआरबी का निर्णय लिया गया, इसका उद्देश्य हमें संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक तत्पर है। श्रमजीवी जगत के लोकप्रिय नायक कॉमरेड मोहन पुनिया की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड द्वारा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र सभागार में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य व प्रदेश सचिव गोपी किशन ने किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ब्रजकिशोर नदीम खान, रमेश नाथ, वहीदुद्दीन हबीबुर रहमान सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने मोहन पुनिया के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा कि वे राजस्थान ट्रेड यूनियन संगठनों व कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापन से एक थे और वे हमेशा क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारकों में अग्रणी रहे। स्वर्गीय कॉमरेड मोहन पुनिया जी की आज 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमने भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चौसी गेट स्थित आरसीटू कार्यालय के सभागार में किया और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के अंदर हमने श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किए और हमने ये तय किया, प्रस्ताव पास किया कि आने वाले समय में हम कॉमरेड मोहन पुनिया जी की प्रेरणा से संघर्ष को तीखा करेंगे, तेज करेंगे और जो संघर्ष 1980 और 85 के ज़माने में था इसको वहाँ तक पहुँचाने के पूरे प्रयास हम लोग करेंगे। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, 8 घंटे का अधिकार छीना जा रहा है, वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है। इन हालातों के अंदर श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें संघर्ष के बिना कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और पुनिया जी की प्रेरणा से हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जुलाई माह को अंगदान जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रोमा आईसीयू में अंगदान जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के अधीक्षक और ट्रोमा आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने अंगदान की महत्ता और अंगदान से जुड़े हुए मिथकों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राजपुरोहित ने बताया कि सभी किडनी और लिवर अंगदान की आवश्यकता है और उपलब्धता में भारी असंतुलन है। इसके अलावा हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट तो सिर्फ ब्रेन डेड व्यक्ति के दान किए अंगों से ही संभव है। किडनी रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर ने अंगदान से जुड़ी प्रक्रिया और स्टाफ के अंगदान के रोल के बारे में बताया। यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन चौधरी ने अंगदान से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं और मिथकों के बारे में जनता को जागरूक करने की आवश्यकता के बारे में बताया और अंगदान कमी को उजागर किया। कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद संबोधन नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर जगदीश चौधरी द्वारा किया गया। डोनेशन करना या दान करना या अंगों का दान करना कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है। बस जरूरत ये है कि आप बहुत साइंस आगे बढ़ चुका है तो इसका बहुत अच्छा सदुपयोग होता है। आपकी मरने के बाद किडनी, लीवर, आंखें, इंटेस्टाइन, स्किन, हृदय, लंग्स आदि सभी किसी न किसी व्यक्ति के जो जरूरतमंद वर्षों से इंतजार कर रहे हैं उनके काम आ सकते हैं।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र जी से कि वो इस बारे में आपको और जानकारी दें। वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नाच ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन शुरू। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनसिटी के सबसे बड़े डांसिंग फेस्टिवल नाच के सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शनिवार 5 जुलाई को शाम 6 बजे RTGC होटल घूमर के गार्डन में होने वाले ग्रैंड फिनाले में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर डांस परफॉर्मेंस दे चुके पिंटू एंड रवि सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे। फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट निव ग्लोबल के सेंटर डायरेक्टर नवीन मोहनोद के निर्देशन में स्टूडेंट्स रैंप वॉक करेंगे। ग्रैंड फिनाले में प्रत्येक ग्रुप से 3 फाइनलिस्ट अपनी दमदार परफॉर्मेंस देकर नाच की चमचमाती ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और आकर्षक उपहारों के लिए दावेदारी पेश करेंगे। ग्रैंड फिनाले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ग्रैंड फिनाले का चैनल 24+ न्यूज के साथ ही उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। रूता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने ओदा विच पैंदा सरदार गोरीए। रूता वैरी ना भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए। तेरा रखा मैं रब रखा यार दा नाम जीदा लवा उठे सार गोरीए। रूता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए। रोली गुट तहते बड़ा हाड़ी पग देख। पाल रोड मोतीबा नगर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर का प्रथम पाठोत्सव धूमधाम से 6 जुलाई को मनाया जाएगा। ये विशेष आयोजन संत सांतेश्वर महाराज पीठाधीश्वर अजनेश्वर धाम के पावन सानिध्य में संपन्न होगा, जिससे भक्तों में उत्साह का संचार है। पाठोत्सव के दिन श्याम दरबार को विशेष रूप से सजाया जाएगा और कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इनमें इत्र वर्षा, निशान यात्रा, पुष्प वर्षा और 56 भोग जैसे भव्य कार्यक्रम शामिल हैं, जो भक्तों को अलौकिक अनुभव प्रदान करेंगे। शाम के समय आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद एक मनमोहक भजन संध्या का आयोजन होगा। इस भजन संध्या में जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार उमा लहरी और कानपुर के शिवम शर्मा अपनी मधुर और भक्तिमय प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। पाठोत्सव के अलावा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। 10 जुलाई को मोतीबा नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर साईं बाबा दरबार में एक भव्य आयोजन रखा गया है। इस दिन सुबह 10 बजे से विशेष पूजन, अभिषेक, श्रृंगार, आरती और प्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त 8 जुलाई को कुंज बिहारी मंदिर कटला बाजार जोधपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम गोरधर सुधीर अग्रवाल द्वारा मंदिर के करवाए गए जीर्णोद्वार के उपलक्ष्य में है, जिसमें आरती और प्रसादी का वितरण किया जाएगा। ये सभी आयोजन शहर में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय वातावरण का निर्माण करेंगे। श्री श्याम बाबा मंदिर को बने हुए 1 साल पूरा होने आ रहा है। अभी हम लोग हर 11 का फंक्शन रखते हैं, जिसमें प्रसादी और भजन संध्या होती है। उसी श्रृंखला में ये जो पाठोत्सव है, पहला पाठोत्सव है, इसी श्रृंखला में भजन संध्या और प्रसादी रखी गई है। इसके अंदर में जयपुर से हमारे जो उमा लहरी है, कुमार गिरिराज महाराज, और अपना इंदौर से शिवम शर्मा जी आ रहे हैं। और ये तीनों बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक हैं देश भर के।
और सभी इसी कार्यक्रम के दौरान हमारी निशान यात्रा आएगी, सांगेरा से 4 बजे होते हुए मंदिर प्रांगण में आएगी। इसमें इत्र वर्षा बाबा का दरबार सजेगा, इत्र वर्षा रखी गई है, फूलों की वर्षा होगी। आषाढ़ शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर अग्निहोत्रालय आश्रम में वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस वैदिक अनुष्ठान में कुल 60 बटुकों ने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश किया। इस पवित्र संस्कार का नेतृत्व अग्निहोत्रालय आश्रम के गादिपति पंडित रविदत्त अग्निहोत्री द्वारा किया गया। उन्होंने वैदिक विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चार, हवन, संकल्प और आचार्य पूजन के साथ सभी बटुकों को त्रिसूत्री यज्ञोपवीत धारण कराया। यह आयोजन आश्रम की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक था, जो विगत 65 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। आषाढ़ शुक्ल नवमी को यहाँ गंगला की पॉल पर स्थित अग्निहोत्रालय आश्रम में लगभग 64 बटुकों का वैदिक रीति रिवाज से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। बंधुओं, यह यज्ञोपवीत संस्कार विगत 65 वर्षों से इस आश्रम में निरंतर आषाढ़ शुक्ल नवमी को आयोजित किया जाता है, जो हमारे दादा गुरु महर्षि विष्णुदत्त जी महाराज तथा इस शरीर के गुरु पंडित सोमदत्त जी अग्निहोत्री जी महाराज के सानिध्य में होता आया है। लगभग 64 बच्चों का वैदिक रीति रिवाज से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तथा उन बच्चों को यह संस्कार दिया गया। यह बात बताई गई कि उनके दैविक विकास, उनके आध्यात्मिक विकास में यह यज्ञोपवीत धारण करवा के उनको गायत्री द्वारा दीक्षित किया गया, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो, दैविक विकास हो तथा चूंकि हम सनातनिष्ठ है तो मनुष्यत्व से देवत्व का विकास हो तथा वो अपने जीवन में अनेक प्रकृतियों को प्राप्त करे तथा सनातन धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का अपना योगदान देते रहें। अंतर्राष्ट्रीय संत हरिराम शास्त्री महाराष्ट्र के पंढरपुर में चातुर्मास करेंगे। वो भक्तों के दल के साथ शुक्रवार को रेल मार्ग से रवाना हुए। इस उपलक्ष्य में चांदपोल बड़ा राम द्वारा से रेलवे स्टेशन तक जुलूस के रूप में पहुंचे संत का भक्तों ने अनेक स्थानों पर स्वागत किया। चातुर्मास का अपने आप में महत्व है और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के परंपराओं के अनुसार चातुर्मास का विधान संपन्न होता है। इस वर्ष 2025 का जो ये चातुर्मास होने जा रहा है, जो सनातन धर्म में कई संत लोग उत्साही हैं और अपने अपने भक्तों के भाव के अनुसार अपने अपने आश्रमों में या उनके बुलावे पर अपने अपने स्थानों पर चातुर्मास करते हैं। मेरा भी जो है पिछले काफ़ी वर्षों से एक मन में भाव बना हुआ है कि मैं तीर्थों में चातुर्मास करूं। मैं भाव बना कि 12 चातुर्मास तीर्थों में करूं। तो वृंदावन, हरिद्वार, अमरकंटक, अयोध्या चातुर्मास संपन्न हुए तीर्थों में और अब 5वां महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध स्थल विठल रुक्मणी भगवान का दिव्य पंढरपुर स्थान है। बड़ा तीर्थ है, साक्षात महाराष्ट्र का बद्री विशाल का स्वरूप है, चंद्रभागा नदी है। तो मैं सभी भक्तों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये तीर्थ लाभ लेना और सत्संग, सेवा और साधना करके शरीर, समय और संपत्ति को सार्थक करना हम सबका उद्देश्य रहता है। मुनि औदार्य रुचि विजय महाराज और मुनि तथा कार विजय आदि ठाणा 3 का भव्य मंगल प्रवेश गाजे बाजे के साथ गुलाब नगर में हुआ। इसके बाद श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में धर्मसभा आयोजित हुई। संरक्षक गौतम सालेचा ने बताया कि आचार्य श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर महाराज समुदाय के 3 मुनि भगवंत का चातुर्मास गुलाब नगर में होने जा रहा है। चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के दौरान प्रवेश सोमैया में सैकड़ों पुरुषों ने श्वेत वस्त्र और महिलाओं ने लाल चुंदड़ी में शोभा बढ़ाई। मुनिषी ने चातुर्मास की महत्ता बताते हुए कहा कि 4 महीने का पर्व आत्म कल्याण का पर्व है। इस पर्व में हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। प्रवेश के दौरान स्वामी वात्सल्य का लाभ गणपत चंद, गौतम चंद, शांतिचंद सालेचा परिवार ने लिया। छह जुलाई को मनाए जाने वाले मोहर्रम को लेकर सरदार वल्लभ पटेल सभागार जोधपुर में उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव और उस्ताद हाजी हमीम बख्श की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में 11 सूत्री मांग पत्र देकर इन समस्याओं का समाधान मुहर्रम से पहले करवाने की मांग की गई। इस पर डीसीपी ने जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में शहर खतीब काजी तैयब अंसारी के साथ जोधपुर के सभी मुहर्रम के लाइसेंसदार, समिति सदस्य और सभी थाना अधिकारी मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद हाजी नईम बख्श, मुहर्रम एकता कमेटी के अध्यक्ष। आज मुहर्रम को लेके आज एक प्रशासन में मीटिंग हुई है सरदार भाई पटेल में। उसमें हमारे जितने भी लेसनदार हैं वो सब मौजूद थे और लेसनदार के अलावा भी जो जोधपुर के गणमान्य लोग हैं वो भी शामिल थे। जो भी हमारे मुहर्रम के बारे में जो भी समस्या है वो समस्या का हमने 11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग में आपने हमें भरोसा दिलाया है कि जो भी जहाँ भी समस्या है और रोड टूटी हुई है तो रोड बनेगी नहीं, वहाँ पैचिंग हो जाएगा। और सिविल लाइन है, जो पानी की समस्या है वो कल तक सारी पूरी हो जाएगी। और पूरे प्रशासन ने हमें भरोसा दिया, उसमें हमारी पूरी टीम साथ आई हुई है और पूरी टीम ने उनका धन्यवाद किया। और कल सब व्यवस्था है वो सब दुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव, सफाई के लिए 6 जुलाई के स्थान पर 8 जुलाई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी, वसूलपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 8 जुलाई को होने वाली जलापूर्ति 9 जुलाई को होने वाली जलापूर्ति 10 जुलाई को की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर, कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों, पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 8 जुलाई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। इन क्षेत्रों में 9 जुलाई को की जाने वाली जलापूर्ति 10 को और 10 जुलाई को की जाने वाली जलापूर्ति 11 जुलाई को होगी। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को आएंगे जोधपुर। शेरगढ़ के सोईतरा में जन कल्याणकारी शिविर का करेंगे निरीक्षण। बजरी माफिया को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश की जनता चिंतित, सरकार करे कार्रवाई। हनुमान बेनीवाल के निवास पर बिजली कनेक्शन काटने का मामला, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। मुफ्त जांच के नाम पर मरीजों के परिजनों से वसूले जा रहे पैसे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। नगर निगम उत्तर के पार्षदों ने किया आयुक्त का घेराव, विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया करवाने की मांग। और नाच 17 ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन, फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस के साथ होगा फैशन का जलवा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch, road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291 255 6687, 0291 254 8063. Senior Secondary branch, Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772 8888 063.